नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संतोष पर। आज हम आपके लिए इंग्लिश का टॉपिक प्रीपोजिशन लेकर आए हैं। प्रीपोजिशन इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 और अगर 100 क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आते हैं तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं या डायरेक्ट एरर में भी आ जाते हैं। तो प्रीपोजिशन मैं ये कहना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको क्लियर कर लीजिए। तो आज हम इसको आपको क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, मैंने आपको पहले एक वीडियो भी करवाया था जिसमें प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। मैं एक बार फिर से उसको रिमाइंड करवा देता हूँ। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश के जो नाउन या प्रोनाउन से जो वाक्य होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, उसका कनेक्शन बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, जैसे एट होता है, ऑन होता है, इन होता है, फॉर, ऑफ, विद, बाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एट, ऑन, इन, ऑफ, फॉर, विद, बाई, ठीक है। अब इसके बारे में हम करेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ होता है। वैसे तो देखो हज़ारों प्रीपोजिशन हैं, हज़ारों ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो वर्ड के साथ अलग प्रीपोजिशन आता है। ऐसे करने लगे, आप कंप्लीट करने लगे तो आपको 1 साल 2 साल 5 साल भी लग जाएंगे, फिर भी क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करें, इसको करने का सबसे सही तरीका ये है कि इसके बेसिक जो रूल हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो वेरियस एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन वर्डों के साथ कौन से प्रीपोजिशन आते हैं वो आपको मैं करवा दूंगा। उसके बाद लगभग 90 to 95% तक आपका प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो 95 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि आप कर सकोगे, ठीक है। तो अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में सबसे पहले करेंगे एट, ऑन और इन का केस, ठीक है। प्रीपोजिशन में सबसे पहले करेंगे एट, ऑन और इन का केस, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दूंगा। डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे होगा। सबसे इजी तरीका है एक डायग्राम बनाने का। आपको इसको लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप इसकी ट्रिक को, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक। उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे छोटे पार्ट में लिखेंगे एट, और जो बीच में जो पार्ट है मिडल उसमें ऑन, और जो नीचे का पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट है उसमें क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, ठीक है। और एट, ऑन, इन का केस यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और दूसरा कर रहे हैं लोकेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे, अब देखो, ये रख देते हैं टाइम। देखो पहले तो मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये सबसे ऊपर क्यों लिया है। एट हमने सबसे छोटे वाले पोर्शन में दिखाया है, इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर किसी चीज़ के बारे में हमें एग्जैक्ट पता है तो एट लगाएंगे, चाहे वो टाइम हो चाहे वो लोकेशन हो। इसके बाद ऑन, एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन लगभग पता है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर टाइम होगा तो भी ऑन लगाएंगे और लोकेशन होगा तो भी ऑन लगाएंगे। और बहुत वाइड एरिया दे रखे है, मतलब कह नहीं सकते कहाँ, तो इन लगाएंगे। और उसी प्रकार से इन। ज़्यादा समझ में नहीं आया ना, आ जाएगा, अब आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार अगर आपने टॉपिक सीख लिया, उसका बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि क्या तरीका है, एक्चुअल में है क्या ये, तो आप सारी ज़िंदगी उसको नहीं बोलोगे। वैसे आप भाग दौड़ करके आपने 5 एग्जाम्पल करे, अरे उस सर के करते हैं, ऐसे नहीं होगा। एक बार आराम से पूरा टॉपिक समझो, उसको क्लियर करो। एक बार आपने टॉपिक क्लियर कर लिया, ज़िंदगी में कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल देख के ये बता दोगे, किसी को भी बता दोगे ये गलत है ये सही है। ध्यान से देखो, गारंटी है मेरी ये। जैसे टाइम, एट, एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो तो एट आएगा। एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, जैसे 7 बजे हैं, एट 7 o'clock एग्जैक्ट टाइम है ना, एग्जैक्ट टाइम है तभी तो एट आएगा। सबसे छोटा एग्जैक्ट टाइम के लिए फिक्स टाइम, ठीक है, जैसे एट 12
12:30 AM। उसने बताया कि सुबह के 12:30 बजे, एग्जैक्ट बता दिया, तो एट आएगा, इन नहीं आएगा। इन 12:30 AM गलत है, क्योंकि इन तो बड़े पोर्शन के लिए है, एट छोटे पोर्शन के लिए है। तो अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है तो उस टाइम के साथ एट लगेगा। जैसे राम गोज टू स्कूल एट 7 o'clock, ठीक है, द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 12:30 AM, ठीक है, ऐसे आएगा, एट आएगा, एग्जैक्ट दे रखे है तो। लेकिन अगर थोड़ा सा एरिया वाइड कर देते हैं टाइम का एरिया वाइड कैसे हो जाएगा? ये तो टाइम का एग्जैक्ट आ गया। अब इसमें डेट पे चले जाओ, ठीक है, डेट पे चले जाओ, सही है, डेट या डे कह दो इसको, ठीक है, डे भी कह सकते हो। डेट एक डेट होता है, दिनांक पूरा। देखो पहले तो एग्जैक्ट टाइम पे थे, उसके बाद क्या चल गया, पूरे दिन पे चले जाओ, डेट या डे, ठीक है। डेट या डे का केस होगा तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट से थोड़ा सा बड़ा आ गए, हम पूरे दिन की बात करने लगे। जैसे मंडे की बात करने लगे, ठीक है, मंडे तो पूरा दिन है। या फिर किसी भी दिन की बात करने लगे, जैसे 16 मई 2019, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, पूरे दिन की बात हो रही है, टाइम था, छोटा था, एग्जैक्ट था, एट लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा चलते ही दिन हो गया, दिन में क्या कर दिया, ऑन लगा दिया, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे। अगर पूरे दिन की बात है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई भी दिन हो, उसमें क्या लगेगा, ऑन लगेगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा है। या एग्जैक्ट डेट दे रखी है, डेट में कहीं कहीं भी हो सकता है, तो पूरा डेट है तो पूरे दिन की बात करें तो ऑन 16 मई, ठीक है। जैसे ही विल अराइव ऑन मंडे, मंडे एट मंडे नहीं आएगा, क्योंकि ऑन मंडे आएगा, क्योंकि मंडे क्या है, पूरा दिन है, तो एरिया थोड़ा वाइड है। ऐसे ही डेट में भी एरिया थोड़ा वाइड है, ऑन आएगा। जैसे हिज बर्थडे इज ऑन 16 मई 2019, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इनका एरिया सबसे ज़्यादा वाइड हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। देखो ज़्यादा वाइड हो जाएगा तो एक लंबा समय ही हो जाएगा ना, उसको पीरियड भी कह सकते हैं, सबसे वाइडेस्ट कह सकते हो आप इसको। उसमें क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम में देखो, जैसे मंथ, ठीक है, ईयर, ये देखो। अब जैसे मई, ईयर जैसे 2019 ही ले लो, ठीक है। इसके अलावा और पीरियड ऑफ टाइम देखो, जैसे वीक, ठीक है। वीक में क्या होता है, 7 डेज होते हैं ना, 7 डेज होते हैं, तो दिन से तो बड़ा ही हो गया, मतलब एक टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड जहाँ भी आ जाए, जैसे एक सप्ताह की बात कर रहे हो, या एक महीने की बात कर रहे हो, या एक साल की बात कर रहे हो। जैसे इन 2019, दिस इंसिडेंट वाज हैपेंड इन 2019, मतलब 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 एक क्या है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पीरियड है, तो उसमें क्या करेंगे, इन लगाएंगे, एट ऑन नहीं लगा सकते, क्योंकि एट फिक्स के लिए है, ऑन थोड़ा उससे बड़े के लिए, डेट और डे के लिए है, इन है अगर उससे सबसे बड़ा है तो, ठीक है। जैसे ईयर की बात होगी, मंथ की बात होगी, मई, ही विल गो टू देहरादून इन मई, ठीक है। इसके बाद जैसे वीक, इन ए वीक, आपने देखा होगा कहीं भी एट ए वीक नहीं होता, ऑन ए वीक नहीं होता, इन ए वीक होता है। क्यों, इन वीक क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इन ए वीक होता है। जब किसी ने भी ग्रामर के रूल बनाए थे तो उसने कुछ न कुछ स्ट्रेटजी ली थी, कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट लिया था, और इसको भी हम एक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक दो एक्सेप्शन भी हैं जो इसका कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उनको याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे रेड में लिख देता हूँ मैं, ये इन दी मॉर्निंग, ठीक है, इन दी मॉर्निंग आएगा। वैसे तो मॉर्निंग का टाइम भी एक पीरियड ऑफ टाइम ही है, ठीक है, जैसे सुबह का समय, क्योंकि सुबह का समय अब जैसे देखें, सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक होता है, तो वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम ही है, इसलिए एट या ऑन ना लेके मॉर्निंग में भी इन ही लेंगे। उसी प्रकार से इन दी इवनिंग, ठीक है।
क्योंकि मॉर्निंग या इवनिंग कोई फिक्स टाइम तो है नहीं, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें एक बात और जाती है, नाइट के केस में भी आप सोचोगे कि इन आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, एग्जाम में भी आता है ये नाइट के केस में। ये ब्लैक से लिख देता हूँ मैं, एट दी नाइट आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है, बार बार आता है। इन दी नाइट कर देते हैं, ऑन दी नाइट कर देते हैं, हमेशा एट दी नाइट आएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। मॉर्निंग इवनिंग के केस में इन आएगा, नाइट के केस में एट आएगा। ये एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, आप देख लेना कोई भी एग्जाम उठा के, अगर प्रीपोजिशन का केस है, अगर डायरेक्ट उसमें टाइम का केस दे रखा है तो आप देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें यहाँ प्रॉब्लम है। और एक और होता है जैसे इन 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट में आता हूँ, जैसे आई विल कम बैक इन 5 मिनट। अब वो 5 मिनट एग्जैक्ट तो बता नहीं रहा है वो किस टाइम पे आएगा, तो 5 मिनट क्या है, एक 5 मिनट भी टाइम का एक पीरियड है, इसलिए उसको इन में लिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था इसमें पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो, न कि एग्जैक्ट टाइम की, ठीक है। तो इन 5 मिनट होता है। ये 3-4 केस आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी सेम है। अगर फिक्स टाइम दे रखा है तो एट, अगर डेट या डे की बात कर रहा है तो ऑन, और अगर पूरे ईयर की, मंथ की, वीक की या किसी टाइम पीरियड की बात कर रहा है, मॉर्निंग इवनिंग की बात कर रहा है तो इन आएगा, और नाइट का केस आपको स्पेशली याद रखना है, एट आएगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं लोकेशन की बात। जैसे ये समझाया लोकेशन का केस भी वैसे ही है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन दे रखी है तो एट, अगर एग्जैक्ट नहीं दे रखी है, थोड़ा सा आइडिया दे रखा है उस चीज़ का तो ऑन, और बहुत लंबा चौड़ा लेवल दे रखा है तो उसमें इन आएगा। जैसे देखो, जैसे एग्जैक्ट लोकेशन है तो एट आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, जैसे एट रूम नंबर 102, उसने प्रॉपर बता दिया कि रूम नंबर 102 पर जाना है, तो रूम नंबर 102 क्या है, एक प्रॉपर एड्रेस ही तो है, तो एट द रूम, ठीक है, एट द रूम आएगा, ऑन द रूम नहीं आएगा, ठीक है, एट द रूम नंबर 102 आएगा। वैसे तो रूम में अगर कोई एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो, स्पेस की बात कर रहे हो तो वो दूसरी बात है, लोकेशन की बात करेंगे तो एट द रूम नंबर 102, फिर ठीक है, बाकी आगे आगे जो एड्रेस है वो हो जाएगा, तो एट आएगा। एग्जैक्ट एड्रेस दे रखे है तो उससे थोड़ा वाइड चले जाओ। अगर स्ट्रीट का केस हो, देखो वो रूम नहीं बता रहा है, स्ट्रीट की बात कर रहा है या फिर फ्लोर की बात कर रहा है। रूम बताया तो उसने एग्जैक्ट बता दिया, लेकिन फिर उससे थोड़ा सा बड़ा आया ऑन के लिए, उसमें क्या चलेगा, एक फ्लोर पे चलेगा, भाई इस फ्लोर पे है, ये नहीं पता कौन से फ्लोर पे है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है। अब जैसे ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, ऑन दी फर्स्ट फ्लोर, उसने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन पता नहीं कौन सा रूम है, ठीक है। अब रूम का एग्जैक्ट नहीं पता, उससे थोड़ा बड़ा आए, फ्लोर पे चले गए तो क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे स्ट्रीट की बात करें, ऑन दी, अब कोई भी स्ट्रीट हो सकती है, जैसे मेन ले लो, चलो नाम देने की क्या जरूरत है, ऑन दी मेन स्ट्रीट, मुख्य गली पर है। वो पूछ रहा है भाई उसका घर कहाँ है, मुख्य गली पर है, ये नहीं पता कहाँ है, हिज हाउस इज ऑन दी मेन स्ट्रीट, ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। ये छोटे छोटे बात हैं जो समझ में नहीं आती या आ जाती है हमारे आगे, फिर चली जाती हैं, पता तो रहता है हमें, लेकिन उसका ये नहीं पता था कि रूल क्या है। यही रूल है, अगर एग्जैक्ट दे रखा है एड्रेस तो एट, थोड़ा सा वाइड दे रखा है, फ्लोर दे रखा है, स्ट्रीट दे रखी है तो ऑन, या फिर बड़ा लंबा चौड़ा एड्रेस दे रखा है तो इन। जैसे स्टेट दे रखा है, ठीक है, सिटी दे रखा है या कंट्री दे रखा है तो इन आएगा। जैसे सिटी का केस ले लो, इन देहरादून, ठीक है, देहरादून एक सिटी है। और जैसे स्टेट की बात करें, जैसे इन हरियाणा, कंट्री की बात करें जैसे इन इंडिया, ठीक है। छोटे की बात हो रही थी, एग्जैक्ट की बात हो रही थी, एट आ गया। थोड़ा सा बड्डे सी बात आई, उससे एग्जैक्ट, थोड़ा सा एग्जैक्ट पे नहीं चल के थोड़ा सा चले गए स्ट्रीट या फ्लोर पे तो ऑन आ गया। और वाइड पे चले गए, जैसे सिटी इन देहरादून, वेयर ही लिव्स इन देहरादून, वो देहरादून में रहता है, तो देहरादून तो काफ़ी एक सिटी है,
तो सिटी है तो इन आएगा। उसी प्रकार से इन हरियाणा, ठीक है, इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं होता, मेड ऑन इंडिया होता है या मेड एट इंडिया होता है, नहीं होता, क्योंकि मेड इन इंडिया होता है। क्योंकि क्यों होता है वो मेड इन इंडिया? क्योंकि इंडिया क्या है, एक लंबा चौड़ा लोकेशन है, लंबा चौड़ा लोकेशन होगा, जितनी बड़ी लोकेशन होगी, ठीक है, क्या कर देंगे, इन कर देंगे। ये था टाइम और लोकेशन के रेस्पेक्ट में एट, ऑन, इन का केस। तो दोस्तों ये हमने किया एट, ऑन और इन का केस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन, ठीक है। इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आप बोर हो जाओगे, बोर हो गए आप भाग जाओगे, ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते होगे। तो इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको इस वीडियो में कितना समझ में आया है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद संतोष पर। आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने प्रीपोजिशन का एट, ऑन, इन किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन, ठीक है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको जाकर चेक कर लीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि हमारा टॉपिक कैसे चल रहा है, कहाँ तक पहुँच गया है। आज हम करने वाले हैं पोजीशन का केस। टाइम एंड लोकेशन के हिसाब से हम पहले कर चुके हैं, आज करेंगे पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन के हिसाब से इन का केस करेंगे और उसके ही रेस्पेक्ट में ऑन का केस करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जैसे इन कहाँ यूज़ होता है, जैसे कोई क्लोज्ड स्पेस है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस जो चारों तरफ से किसी ऑब्जेक्ट के बाहर से घिरा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, इन कहलाएगा। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है फॉर एग्जांपल, ये लिख देता हूँ मैं, ये बॉल है, ठीक है, और ये कोई बॉक्स है इसके अंदर रखी है, तो ये कैसी है, क्लोज्ड स्पेस में है ना। ये स्पेस कैसा है, क्लोज्ड स्पेस है, क्लोज्ड स्पेस है ना, 3 डायमेंशन है, क्लोज्ड स्पेस है, बॉल घिरी हुई है, तो ये क्या आएगा, इन आएगा इसके अंदर। अगर कोई इसको बताएगा क्या है तो वो कैसे बताएगा, द बॉल इज इन द बॉक्स, ठीक है, बॉल क्या है, बॉक्स के अंदर है, ऐसे बताएगा। दूसरा एग्जांपल एक और दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। द गेस्ट इज इन द गेस्ट रूम लिख दो, चलो, ठीक है। जो अतिथि हैं वो कहाँ हैं, गेस्ट रूम में हैं। अब उसने क्या बताया कि जो गेस्ट हैं वो कहाँ हैं, गेस्ट रूम के अंदर हैं। तो वो कैसे बताएगा, क्योंकि गेस्ट हैं, गेस्ट रूम के अंदर हैं, तो जो रूम कैसा होता है, क्लोज स्पेस होता है उसका, तो उसके अंदर कोई भी होगा तो वो कैसा कहलाएगा, इन कहलाएगा। पहली बात, इन का केस कब आएगा, जब वो रेस्ट में होगा। वो आपको मैं तब करूँगा जब मैं इन और इन टू का कंपेरिजन करूँगा। इसी अभी के लिए इतना ही है कि अगर कोई क्लोज डायमेंशन में क्लोज स्पेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या कहलाएगा, इन से उसको स्पेसिफाई करेंगे। अब करते हैं ऑन की बात। ऑन का केस कैसे होता है, जैसे ये कोई स्पेस है, उस स्पेस के ऊपर कोई चीज़ रखी है। स्पेस कैसा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस कैसा है, ओपन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कोई भी लगा लो, जैसे ये ऑब्जेक्ट लगा लो, बुक लगा लो, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है बुक, और ये ओपन स्पेस के अंदर है, जो भी डायमेंशन है वो इसके नीचे हैं। दूसरी बात, ये इससे टच होनी चाहिए, ठीक है, ये इससे क्या होनी चाहिए, टच में होनी चाहिए, तभी ये ऑन कहलाएगा, ठीक है। अगर इससे ये हवा में है तो ऑन नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए वो उसको स्पर्श करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे ये बुक है, द बुक इज
ऑन दी टेबल। देखो टेबल के ऊपर अगर कोई बुक रखी होती है तो उसको टच करती है, दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या है, टेबल नीचे होता है और उसके ऊपर बॉक्स होता है, जो बुक है वो होती है। तो बुक कैसी है, बुक किसी चीज़ से घिरी हुई थोड़ी है, वो तो ओपन स्पेस में है, इसलिए उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे कोई एग्जांपल देखो, द फूड इज ऑन द प्लेट। ठीक है, द फूड इज ऑन द प्लेट इन द किचन। ये एग्जाम्पल लिया जैसे हमने, वो क्या कह रहा है, जो फूड है वो प्लेट के ऊपर है। अब जैसे प्लेट है कहीं पे रखी है तो उसके अंदर जो फूड रखेंगे वो क्या हो जाएगा, ओपन स्पेस में हो जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ तो कुछ है नहीं, ऊपर है फूड। तो फूड के लिए क्या हो गया, ऑन यूज करेंगे। द फूड इज ऑन दी प्लेट, प्लेट के ऊपर है। इन दी किचन, अब किचन के लिए इन क्यों यूज किया, क्योंकि किचन क्या है, फिर से क्लोज स्पेस हो गया, क्लोज स्पेस है तो क्या आएगा, इन आएगा। मेन बात यही है कि अगर कोई चीज़ घिरी हुई है किसी चीज़ से तो उसके लिए इन यूज़ करेंगे, क्लोज स्पेस के अंदर है, और अगर वो ओपन है, किसी चीज़ के ऊपर रखी है, वो किसी चीज़ से घिरी हुई नहीं है, तो उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं, चेयर का केस ले लेते हैं। ठीक है, चेयर, चेयर मतलब क्या होता है, कुर्सी। अब कुर्सी दो तरह की होती हैं, एक तो होती है ओपन चेयर जो खुली हुई होती हैं, दूसरी होती है क्लोज चेयर। क्लोज चेयर कैसी होती हैं, आराम चेयर, जैसे अपने घरों में भी देखी होगी आपने, जिसको आप बराबर से ये ऐसे हाथ रख सकते हो पूरा सपोर्ट के लिए। तो वो कैसी होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। क्यों, क्योंकि उसके बराबर में दो तो उसको उसके हाथ कह लो और पीछे से उसकी पीठ होगी कुर्सी की, तो वो 3 डायमेंशन स्पेस क्लोज हो गया। अगर उसके चेयर के हैंड अगर ना हो तो वो कैसी हो जाएगी, ओपन चेयर हो जाएगी या नॉर्मल चेयर हो जाएगी। तो अगर कोई हाथ वाली चेयर में है तो वो क्लोज स्पेस में है, और क्लोज स्पेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। जैसे इन एन आर्म चेयर। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल चेयर है जिसके आर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑन ए चेयर। ठीक है, ये आपको इसलिए दिया है ताकि आप समझ जाएं कि ये ओपन स्पेस के लिए ऑन यूज़ करेंगे। अगर उसके आर्म नहीं है तो एक साइड से घिरा हुआ है, अगर वो एक से ज़्यादा या 3 साइड से घिरा हुआ है कम से कम, तो उसके लिए वो क्लोज स्पेस हो जाएगा और वो उसमें इन में आ जाएगा, इन एन आर्म चेयर। अब नेक्स्ट करते हैं व्हीकल का केस। चलिए, व्हीकल, व्हीकल में क्या आएगा, इन आएगा या ऑन आएगा। अब देखो, स्मॉल फ्लोर एरिया कह सकते हो या स्पेस कह सकते हो। अगर किसी व्हीकल का फ्लोर स्मॉल है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। अगर लार्ज फ्लोर स्पेस है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, स्मॉल फ्लोर स्पेस है तो इन यूज़ करेंगे, लार्ज फ्लोर स्पेस है तो ऑन यूज़ करेंगे। जैसे इन ए कार, अगर कार आएगी तो उसमें इन यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि कार का जो स्पेस एरिया होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, तो उसके लिए इन यूज़ करेंगे। उसी प्रकार से इन ए स्मॉल बोट। ठीक है, एक छोटी किश्ती की बात कर रहा है तो छोटी किश्ती का जो फ्लोर एरिया होता है वो कितना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है ना, तो उसके लिए इन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को हम बड़ी करके ले लें, जैसे कार की बजाय बस ले लें, तो क्या आएगा, ऑन ए बस। क्योंकि जो बस का फ्लोर एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कार के मुकाबले, या कह सकते हैं कि जनरली बहुत ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो अगर फ्लोर एरिया लार्ज है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है,
जैसे फ्लोर एरिया लार्ज कर लो, इसका भी बोट कर ऑन ए शिप। अगर एक बड़े जहाज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे, क्योंकि शिप का जो फ्लोर एरिया है, जो फ्लोर स्पेस है, वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से ऑन ए ट्रेन, ठीक है। अगर ट्रेन के साथ यूज़ करेंगे तो ऑन यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ट्रेन का फ्लोर एरिया है, अगर पोजीशन की बात हो रही है तो ये सारी चीज़ें पोजीशन में होनी चाहिए वहाँ पर एक्चुअली, ठीक है। और ऑन ए बाइक, अब कहोगे सर बाइक का एरिया तो छोटा सा है, लेकिन आप ये देखो, मैंने अभी आपको कराया था, इन कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ क्लोज्ड स्पेस है और जहाँ ओपन स्पेस है, या जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऊपर है उस स्पेस से, तो हम क्या करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। तो बाइक का स्पेस कैसा होता है, बाइक तो बंधी हुई तो होती ही नहीं है चारों तरफ से, ऊपर से क्या होती है, खुली होती है, और उसी के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो अगर वो बाइक के ऊपर बैठा है, द मैन इज सिटिंग ऑन ए बाइक, ऐसे यूज़ करेंगे, क्योंकि बाइक तो वैसे ही ओपन है। अब करते हैं इससे अगला नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है, अब तक हमने कर लिया इन और ऑन का यूज़ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन होगी तो क्या क्या चेंजेस होंगे इसमें, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको यहाँ पर शायद छोटी भी लग रही हो अभी, लेकिन जब ये एग्ज़ाम में आती है ना तो बच्चे इसमें ही मार खा बैठते हैं और इसमें ही गलतियाँ कर लेते हैं और उनके नंबर बढ़ने से पहले ही कट जाते हैं। तो ये जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप प्रीपोजिशन करने बैठ जाओगे तो प्रीपोजिशन बहुत सारी हैं, हज़ारों प्रीपोजिशन हैं, काफ़ी सारी प्रीपोजिशन हैं। और प्रीपोजिशन की एक खास बात और है कि वो प्रत्येक वर्ड के साथ अलग प्रीपोजिशन लगती है, ठीक है। अगर मान लिया कोई वर्ड है तो उसके साथ अलग प्रीपोजिशन, कोई दूसरा वर्ड है तो उसके साथ अलग प्रीपोजिशन, इसलिए उनको सीखना थोड़ा टफ हो जाता है। सभी प्रीपोजिशन सीखी भी नहीं जा सकती, इसलिए जो इम्पोर्टेंट हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, और जो बाकी बच जाएंगी जो करवाने के अलावा तो मैं उनकी एक लिस्ट बना के आपको प्रोवाइड करवा दूँगा मैं आपको, कैसे भी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब इन और इनटू का केस करेंगे, ऑन और ऑन टू का केस करेंगे। इन का केस क्या होता है, इनका केस हमने कर लिया कि क्लोज स्पेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये तो रेस्ट में है, तो अगर वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो क्या यूज़ करेंगे, इनटू, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो या उसकी जो बात कर रहे हैं तब मोशन किया हो उसने, उसी प्रकार से अगर कोई ऑब्जेक्ट ओपन स्पेस में रखा है तो ऑन, और वही ओपन स्पेस में मोशन से आया है तो क्या होगा, ऑन टू यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो इनका केस तो मैंने किया था अभी आपके सामने, जैसे द बॉल इज इन द बॉक्स। अब जैसे मोशन का केस कर लो, जैसे कि वेल ले लो, कुआं, ठीक है, वेल ले लिया हमने, और यहाँ से एक कोई भी कैट है या मैन ले लो, वो उसके अंदर गिर गया, ठीक है। अब देखो मैन कुएं में गिर गया, इसको डिनोट कैसे करेंगे, अब कुएं में वो था तो नहीं लेकिन गिरा है। अब पहली बात तो ये है कि जो कुआं है वो क्लोज डायमेंशन है, क्योंकि दो तो उसकी वाल होगी, एक फ्लोर हो गया, ठीक है। तो ये क्लोज स्पेस है, एक वेल, उसके अंदर एक आदमी गिरा है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, ये थोड़ी कहेंगे द मैन इज इन द वेल, नहीं, ऐसे कहेंगे द मैन फॉल इनटू द वेल, ठीक है। द मैन फेल, पास्ट की बात होगी ना, द मैन फेल इनटू द वेल। अब वो क्या कह रहा है कि एक आदमी कुएं में गिर गया है, तो गिर गया तो इसका मतलब पहले बाहर था और उसमें गिरा है, तो इसका वो क्या था, मोशन था। मोशन कैसे था, ओपन स्पेस से क्लोज स्पेस की तरफ था। स्पेस की कैसा भी हो, हमारा जो लास्ट मोशन था, जो लास्ट में जो यहाँ आया, तो ये कैसे था, क्लोज स्पेस में था। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनटू यूज़ करेंगे, इन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ऑन का केस करवाया था मैंने। ऑन का केस क्या था, ओपन स्पेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऊपर
स्पर्श करते हुए, ठीक है। अगर वही ऑब्जेक्ट उसके अंदर आ रहा है, जैसे ये, जैसे कोई भी जानवर ले लो आप, कैट ले लो, ठीक है। कैट अजीब सी कैट है। अब इसने जंप किया और ये कैट कहाँ आ गई, कैट ही बना दे, चलो ये कैट यहाँ आ गई जंप करके। अब देखो ये कैट थी, इसने जंप किया और जंप करके ये कैसे आ गई, क्लोज स्पेस, ओपन स्पेस की तरफ आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑन टू द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल, ठीक है। कैट ने जंप किया और वो टेबल के ऊपर चली गई। वैसे तो टेबल के ऊपर अगर कैट है तो ऑन यूज करेंगे, द कैट इज ऑन द टेबल, लेकिन कैट ने किया क्या, वो कहीं पर थी, उसने वहाँ से जंप किया और वो टेबल के ऊपर आ गई। अब ऑन तो इसके अंदर है ही, साथ में उसके क्या है, कैट की मोशन भी है। तो ऑन के साथ अगर मोशन भी जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। यही इन और इन टू में फ़र्क है, ऑन और ऑन टू में फ़र्क है। आज के लिए, इस वीडियो के लिए मैं आपको एट ऑन इन का केस यहाँ पर क्लियर हो गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं, जो वर्ड के साथ आते हैं, या क्या डिफरेंस होते हैं प्रीपोजिशन यूज़ करने में, किस जगह पर कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करनी चाहिए, ये आपको मैं इससे अगले 1 या 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसके अलावा जो प्रीपोजिशन बचेंगे उनकी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद जो वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और स्पेशली HSSC के जो प्रीवियस ईयर में प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल आए हुए हैं, मैं आपको वो एक वीडियो अलग से करवाऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर एक बार समझ में नहीं आई तो दोबारा देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने 1 या 2 बार अच्छे से इस वीडियो को देख लिया तो आप प्रीपोजिशन को दोबारा करने की अब कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद संतोष पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा चुके हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन ऐसे कुछ वर्ड लेकर आए हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखिए, ये 3 वर्ड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्यूज्ड, एक्विटेड और कन्विक्टेड, इनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। मतलब एक्यूज्ड ऑफ, एक्विटेड ऑफ और कन्विक्टेड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्स के अंदर आपको फॉर या फ्रॉम लगा के दिया जाएगा, जो कि गलत रहेगा। आपको याद रखना है कि एक्यूज्ड, एक्विटेड और कन्विक्टेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो एक्यूज्ड का जो मतलब होता है वो होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, और एक्विटेड का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, और कन्विक्टेड का मतलब होता है उसको दोषी करार कर देना। इनके साथ हमेशा ऑफ लगेगा। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे ए एग्जाम्पल है, आई वॉज एक्यूज्ड ऑफ अबडक्टिंग हर। कह रहा है कि आई वॉज एक्यूज्ड ऑफ। तो ये आपको याद रखना है कि एक्यूज्ड आया है तो एक्यूज्ड के साथ हमेशा क्या होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से बी एग्जाम्पल देखते हैं, रेखा वाज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेज अगेंस्ट हर। तो एक्विटेड मतलब दोष मुक्त करना, रेखा को क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया गया। तो एक्विटेड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होगा, ये सही है, ठीक है। हिज फादर इज इन जेल कोमा कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड, ठीक है। तो उसके पिताजी क्या हैं, जेल में हैं, जो कि फ्रॉड के दोषी हैं। तो याद रखना, एक्विटेड, एक्यूज्ड और कन्विक्टेड, इन तीनों के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, न कि फॉर और फ्रॉम का। इसके बाद नंबर 4, 5, 6, 7 एक साथ लिए हैं मैंने। ये 4 जो वर्ड हैं, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा।
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई ओ आर है तो उसके साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा, न कि देन का। एग्जाम में आपको हमेशा देन लेके दिया जाएगा, लेकिन वो गलत रहेगा, टू हमेशा सही रहेगा, तो आपको याद रखना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो चारों वर्ड हैं ये हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू और सुपीरियर टू, ऐसे यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर डी है, मिस्टर साजू इज सीनियर टू मी। तो मिस्टर साजू के बारे में ये बता रहा है कि वो सीनियर है मुझसे, तो सीनियर के बाद क्या यूज़ किया गया है, टू का यूज़ किया गया है। एग्जाम में आपको देन लगा के दिया जाएगा। ऐसे ही सिंपली आ जाते हैं और आप उनको एग्जाम की फ्रस्ट्रेशन में पकड़ भी नहीं पाते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन वर्ड के साथ इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल को जरूर कर लीजिए, ठीक है। माई जॉब इज़ टू सुपरवाइज पीपल हु आर जूनियर टू मी, ठीक है। कह रहा है कि मेरी जॉब ये है कि जो मेरे से जूनियर है मैं उनको सुपरवाइज करूँ। तो जूनियर के बाद टू का प्रयोग किया गया है, क्यों? क्योंकि अगर आई ओ आर के साथ कोई वर्ड एंड हो रहा है तो उसके साथ के प्रीपोजिशन आएगी, हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी। इसके बाद नंबर एफ एग्जाम्पल है, द प्लेन सीम टू कैच फायर ए फ्यू सेकेंड्स प्रायर टू टेकिंग ऑफ, ठीक है। अब प्रायर के बाद क्या है, टू का यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि प्रायर मतलब प्राथमिकता दे रहा है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बारे में। कह रहा है कि प्लेन के टेक ऑफ फैलने होने से पहले ही लगता है कि आग लग गई थी, ठीक है। तो प्रायर के बाद टू का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से फॉर बेबीज ब्रेस्ट फीडिंग इज सुपीरियर टू बोटल फीडिंग, ठीक है। अभी ब्रेस्ट फीडिंग को यानी माँ के दूध को बोतल के दूध से क्या बता रहे हैं, सुपीरियर बता रहे हैं। तो ये कंपैरिजन ही है। दूसरी बात लास्ट में आई ओ आर है, तो ये चारों वर्ड याद रखने हैं। इनके बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। ये चारों वर्ड आप फिर देख लीजिए, सीनियर, जूनियर, प्रायर और सुपीरियर के बाद हमेशा टू आएगा। इसके बाद नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नंबर 8 पे है लिसन। जो ये लिसन वर्ड है इसके बाद हमेशा जो प्रीपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, टू आएगी, ठीक है। लिसन के बाद हमेशा टू आएगी, आपको याद रखना है। एग्जाम में विदाउट प्रीपोजिशन दे देते हैं या कोई और प्रीपोजिशन लगा के दे देते हैं। जैसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इसका, लिसन टू मी, ठीक है। ऐसे ही बोला जाता है ना, लिसन फ्रॉम मी या लिसन मी, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है। इसके बाद डू यू लिसन टू द रेडियो इन बेड, क्या तुम बिस्तर में जब होते हो तो रेडियो को सुनते हो, ऐसे कह रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लिसन जो आया था उसके बाद किस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, टू का प्रयोग किया गया है। तो ये याद रखना आपको, लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा। नंबर 9 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 9 वर्ड ले रहा है प्रेफर। प्रेफर के बाद भी टू का प्रयोग होगा, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या लिख के दिया जाएगा, प्रेफर के बाद देन लगा के दिया जाएगा, लेकिन ये गलत है। आपको प्रेफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई प्रेफर टू डाई रादर देन लिव विदाउट यू। तो ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे बिना मरना पसंद करूँगा बजाय कि जीने के, ठीक है। तो प्रेफर आया था, प्रेफर के बाद जो प्रीपोजिशन आएगी वो टू आएगी, ये आपको याद रखना है, प्रेफर टू। और आई प्रेफर ग्रीन टू ब्लू, मैं ग्रीन कलर को, ये कलर के बारे में बता रहे हैं, प्रेफर करता हूँ ब्लू के ऊपर। तो प्रेफर के बाद जो भी प्रीपोजिशन आएगी वो क्या आएगी, टू आएगी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नंबर 10 और लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं आज का हमारा, एडमिट। एडमिट के बाद भी जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो टू होगी। इसमें इन टू लगा के दे देते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो गलत है, ये आपको याद रखना है। जैसे डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट टू योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को स्वीकार करने में मत हिचकिचाओ, ठीक है, मत डरो। तो यहाँ पर देखिए कि हमने एडमिट जो आया था उसके बाद टू का प्रयोग किया गया है। वो ऐसे दे सकता था, डोंट बी अफ्रेड टू एडमिट योर मिस्टेक्स, ये भी सही लग रहा है, लेकिन एडमिट के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लिया है, आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ठीक है। अब उसमें ये कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको सिंपली दे सकता था इन टू, आई वॉज एडमिटेड इन टू दी हॉस्पिटल, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि एडमिट के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है यहीं पर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अब तक। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन का पार्ट 2
पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन हैं उनका पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। पार्ट वन आपको हम पहले ही करवा चुके हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन कर चुके हैं जो एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं। नंबर 11 पे करते हैं ऑन फुट। देखो जो फुट होता है उससे पहले जो प्रीपोजिशन है उसका ऑन का यूज़ किया जाता है हमेशा, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको बाई फुट लगा के दिया जाएगा जो कि गलत होगा। ऐसा ही आएगा एग्ज़ाम में हमेशा बाई फुट लगा के दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल करवाते हैं, ही गोज़ टू ऑफिस एवरी डे ऑन फुट। ठीक है, वह रोज़ाना ऑफिस जाता है, पैदल जाता है। ठीक है, तो पैदल के लिए यहाँ पर ऑन फुट यूज़ किया गया है जो कि सही है, ये हमारा सेंटेंस। लेकिन एग्जाम में कैसे देगा, वो आपको बाई फुट करके देगा। ही गोज़ टू ऑफिस एवरी डे बाई फुट। आपको सही लगेगा, एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है ऑन फुट हमेशा सही रहेगा और बाई फुट हमेशा गलत रहेगा। मैंने भी यहाँ पर जो सही है वो ग्रीन कलर में दिए हैं और जो गलत हैं वो यहाँ पर रेड कलर में आपके लिए तैयार किए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में, पुलिस फेल्ड टू ट्रैक डाउन द सस्पेक्ट ऑन फुट। पुलिस जो है संदिग्ध को पैदल ढूंढने में नाकामयाब रही। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑन फुट का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको जो कि सही है। अगर यहाँ पर बाई फुट हो जाता वो गलत हो जाता। तो आपको याद रखना है फुट से पहले जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो हमेशा ऑन होगी, ना कि बाई। नेक्स्ट और नंबर 12 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीपोजिशन एंटर। एंटर जो है एक वर्ब है, वर्ब के साथ इनटू नहीं लगता है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं लगेगा। जैसे ये केस क्या है, मूवमेंट का केस है। जैसे नॉक द डोर बिफोर यू एंटर द रूम। ठीक है, आप रूम में एंटर करने से पहले क्या करते हैं, नॉक द डोर कीजिए, ये है एग्जाम्पल। लेकिन होगा क्या, एग्जाम में आपको लिख के दिया जाएगा इनटू द रूम। ठीक है, जो कि गलत रहेगा। नॉक द डोर बिफोर यू एंटर इनटू द रूम। क्यों, एंटर के साथ कभी भी इनटू नहीं आता, ये आपको याद रखना है। एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। एंटर के साथ इनटू गलत रहेगा अगर बात कर रहे हैं मूवमेंट की। जैसे मूवमेंट क्या है, यहाँ पर वो रूम के अंदर प्रवेश कर रहा है। ठीक है, मतलब नॉक करो कमरे के अंदर प्रवेश करने से पहले, तो ये मूवमेंट का केस है। जैसे हाउ शैल आई एंटर द ड्राइविंग रूम, जैसे मैं कैसे ड्राइविंग रूम में एंटर करूं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर वो इनटू लगा के दे सकता था आराम से आपको कंफ्यूज करने के लिए, हाउ शैल आई एंटर इनटू द ड्राइविंग रूम। लेकिन आपको ये याद रखना है एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा जब केस हो मूवमेंट का। मूवमेंट किस चीज़ की, जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम। ठीक है, तो ये गलत सही है, और प्रिंसिपल एंटर इनटू द क्लासरूम ये गलत है। इसके बाद एंटर के साथ इनटू आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा नहीं, कभी भी। कब आएगा, ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगी जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, किसी चीज़ का हिस्सा बन जाना। यहाँ पर मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हम, उसमें शामिल होने की, उसका हिस्सा बनने की बात कर रहे हैं। तो एंटर के साथ इनटू आ सकता है अगर बात मूवमेंट की नहीं है, उसका हिस्सा बनने की बात हो रही है, टू बी ए पार्ट। जैसे किसी चीज़ का, जैसे आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू एनी फाइनेंशियल एग्रीमेंट विद देम, तो मैंने उनके साथ किसी फाइनेंशियल एग्रीमेंट का मैं हिस्सा नहीं बना हूँ। तो इसका यहाँ मतलब क्या है, एंटर्ड इनटू का मतलब उनके साथ कोई तालमेल करना या उनका हिस्सा बन जाना। ठीक है, जैसे रिलेशनशिप का केस लें तो लोग रिलेशनशिप में क्या करते हैं, एंटर इनटू करते हैं। ठीक है, ही एंटर इनटू रिलेशनशिप विद शी। ठीक है, या कोई भी। तो एंटर इनटू आ सकता है अगर बात मूवमेंट की नहीं हो, बात हो उसका हिस्सा बनने की, या टू बी ए पार्ट ऑफ, टू टेक पार्ट, इस टाइप से कुछ हो। जैसे इफ़ वन थिंग एंटर्स इनटू अनदर,
इट इज़ ए फैक्टर इन इट। अगर एक चीज़ एंटर्स इनटू मतलब दूसरी में एंटर करती है तो वो उसका क्या हो जाती है, फैक्टर हो जाती है, उसका हिस्सा बन जाती है। तो यहाँ पर भी बात एंटर इनटू का मतलब होता है उसका हिस्सा बनना, ठीक है। अगर एक दूसरे का हिस्सा है तो इसका मतलब वो क्या है, उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर बात मूवमेंट की नहीं हो रही है, इससे की हो रही है टू बी ए पार्ट ऑफ। तो फ्रेजल वर्ब में एंटर इनटू सही है अगर बात मूवमेंट की ना हो। इसके बाद आता है कोप विद का केस, ठीक है। कोप विद का केस, कोप विद का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, कोप विद के साथ बीच में अप लगा के दिया जाएगा, कोप अप विद, जो कि गलत रहेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही दिया जाएगा कोप अप विद, वो गलत रहेगा। जैसे राहुल कोप्ड विद द सिचुएशन कामली, राहुल ने सिचुएशन के साथ क्या किया, आराम से बिल्कुल शांत तरीके से कोप किया, उसके साथ उसको हैंडल किया सिचुएशन को। अब वो यहाँ पर आसानी से राहुल कोप्ड अप विद द सिचुएशन कामली ऐसे करके दे सकता था, लेकिन वो गलत हो जाता। तो कोप के साथ हमेशा विद आएगा, अप नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल इसका है, इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट टू कोप विद 3 चिल्ड्रन एंड ए जॉब। ये सच में ही डिफ़िकल्ट बात है कि आप एक तो जॉब कर रहे हो और ऊपर से आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक बच्चे और 3 जॉब के साथ क्या होता है, कोप विद करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो ये सही है क्योंकि कोप के बाद क्या आया है, विद आया है, अप नहीं आया है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ अप लगा सकता था। इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद 3 चिल्ड्रन एंड ए जॉब। एग्जाम में बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही आएगा और बच्चे यहीं पर मार्क आते हैं। तो कोप के बाद हमेशा विद आएगा, कोप के बाद अप विद नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और 14 प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं जो वर्ड के साथ आता है, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन डेस्पाइट, ठीक है। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और अगर डेस्पाइट का मतलब देखें तो इंस्पाइट ऑफ के बराबर होता है। इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आपको डेस्पाइट के बाद ऑफ लगा के दिया जाएगा। क्यों डेस्पाइट के बाद ऑफ किस लिए नहीं आ सकता, क्योंकि डेस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। अब डेस्पाइट में ऑलरेडी एक ऑफ है क्योंकि वो क्या है, इंस्पाइट ऑफ है। तो डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आ सकता क्योंकि डेस्पाइट में ऑलरेडी एक ऑफ है। तो ये डबल प्रीपोजिशन का एरर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डेस्पाइट के बाद ऑफ गलत रहेगा। डेस्पाइट या तो अकेला आएगा या इंस्पाइट ऑफ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही गोट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड। उसको नौकरी मिल गई बावजूद उसके मतलब कैदी का रिकॉर्ड था उसका, उसने कोई जुर्म किया होगा तो वो जेल में था, उसके रिकॉर्ड के बावजूद उसको क्या होगी, नौकरी मिल गई। तो बावजूद यूज किया गया इन स्पाइट ऑफ, तो ये सही है। इन स्पाइट ऑफ यूज कर सकते हैं लेकिन डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं कर सकते। जैसे ही गोट द जॉब डिस्पाइट हिज प्रिजन रिकॉर्ड। अब डिस्पाइट के बाद कोई ऑफ नहीं लगाया इसने, तो ये सही है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आसानी से ऑफ दे सकता था इसके बाद, ही गोट द जॉब डिस्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड, तो ये गलत हो जाता। तो इंस्पाइट के बाद ऑफ आएगा, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हो तो आपके सामने ये वर्ड जनरली आते रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको पता नहीं होता कि ग्रामर का कौन सा रूल इनके ऊपर अप्लाई हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली अखबार पढ़िए और उसी के साथ जो ये रूल हैं ये अपने माइंड में रखिए और जगह जगह इनको वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे नेक्स्ट है नंबर 15, बिटवीन और अमोंग का केस। बिटवीन कंपैरिजन और अमोंग भी कंपैरिजन के लिए होता है। जैसे बिटवीन होता है दो के बीच, अगर दो चीज़ों के बीच कोई चीज़ है तो वो क्या कहलाएगी, बिटवीन कहलाएगी। और अमोंग या दो से ज़्यादा के बीच है, दो से ज़्यादा के बीच कोई चीज़ है तो वो क्या कहलाएगी, अमोंग कहलाएगी, ठीक है। ये प्लस का निशान है, ज़्यादा के लिए यूज़ हुआ है। अगर दो से ज़्यादा की बात हो रही है कहीं भी तो अमोंग यूज़ करेंगे, और दो की बात हो रही है तो बिटवीन यूज़ करेंगे। ऐसे सिंपली इसको समझ सकते हैं। जैसे आवर हॉलीडे हाउस इज़ बिटवीन द माउंटेन एंड द सी। कह रहा है कि हमारा जो छुट्टियों का घर है वो कहाँ पर है, माउंटेन और सी के बीच में है। तो बीच के लिए यहाँ पर बिटवीन यूज़ किया गया है, अमोंग नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि हाउस कहाँ है, एक तो माउंटेन और दूसरा सी के बीच में है। तो यहाँ पर कितनी चीज़ों की बात हो रही है, एक माउंटेन और दूसरा सी की, दो ही चीज़ों की बात हो रही है। तो जब दो चीज़ों के बीच में किसी तीसरी चीज़ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें क्या यूज़ करेंगे, बिटवीन यूज़ करेंगे। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए वो दे सकता था और हॉलीडे हाउस इज़ अमोंग दी
माउंटेन्स एंड द सी, ऐसा कर सकता था लेकिन वो गलत हो जाता। ठीक है, इसी में दूसरा एग्जाम्पल है द एंशियंट फाउंटेन वॉज हिडन अमोंग द ट्रीज। देखो जो पुराना झरना था, फाउंटेन का मतलब होता है झरना, एंशियंट मतलब पुराना या प्राचीन, वॉज हिडन अमोंग द ट्रीज। अब देखो ट्रीज की बात कर रहा है तो वो एक ट्री की तो बात नहीं कर रहा है, दो की भी नहीं कर रहा है। तो जो वो फाउंटेन था, जैसे कोई झरना था, वो कहाँ पर छुपा हुआ था? पेड़ों के बीच में छुपा हुआ था। पेड़ कितने थे? बहुत सारे पेड़ थे। ठीक है, ऐसे छुपा हुआ था वो, ताकि उसको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ बहुत सारे की बात हो रही है, तो मतलब दो से ज़्यादा की बात हो रही है। दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो इसका मतलब उसमें क्या यूज़ करेंगे? अमोंग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों? बात हो रही है ट्रीज की, जो दो से ज़्यादा हैं तो अमोंग यूज़ करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी दो की बात हो रही है कहीं पे तो बिटवीन यूज़ करेंगे, और दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो अमोंग यूज़ करेंगे। उसके बाद नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, मतलब एक चीज़ में दूसरी चीज़ का होना, रखना। ठीक है, जैसे उसी प्रकार से जैसे हमने केस किया था डेस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, उसी प्रकार से कंप्राइज का होता है कंसिस्ट ऑफ होता है। तो कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगा सकते। ठीक है, कंप्राइज के बाद कभी ऑफ नहीं आएगा। द होल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर कंसिस्ट ऑफ, ग्रुप में कितने हैं? 50 स्टूडेंट हैं, या रखता है, ग्रुप कितने स्टूडेंट रखता है? 50 स्टूडेंट हैं, इसका मतलब यही है। तो कंसिस्ट के बाद ऑफ यूज़ किया गया है, ये बिल्कुल सही है। अगर इसी एग्जाम्पल को इसी प्रकार करते हैं कि द होल ग्रुप कंप्राइज स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो ग्रुप है उसमें क्या है? स्टूडेंट्स हैं, ऐसा होता। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता। जैसे निचले वाला एग्जाम्पल में देखते हैं, द यूएसए कंप्राइजेज ऑफ 50 स्टेट्स। ठीक है, कंप्राइजेज 50 स्टेट्स। तो यहाँ पर कंप्राइजेज के बाद वो ऑफ दे सकता था आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए आसानी से। तो कंप्राइज के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि कंप्राइज में ऑलरेडी एक ऑफ होता है, क्योंकि कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और भी है, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आ सकता, लेकिन कंप्राइज्ड अगर कहीं है तो उसके बाद ऑफ का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ये सही है, ये गलत नहीं होगा। आपको याद रखना है कि कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता, लेकिन कंप्राइज्ड अगर है तो उसके बाद हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 17 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नंबर 17 एग्जाम्पल जो है वो है ऑफ और ऑफ के बीच में। ऑफ जिसमें एक सिंगल एफ यूज़ होता है वो होता है कनेक्शन के लिए, और ओ डबल एफ जिसमें डबल एफ यूज़ होता है वो होता है सेपरेशन के लिए यूज़। जैसे सिंगल एफ है वो कनेक्शन दिखाएगा दो चीज़ों के बीच में, जैसे दिस हाउस इज ऑफ श्याम, तो हाउस का श्याम से कनेक्शन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है? ऑफ दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? कनेक्शन ही तो दिखा रहा है कि ये घर श्याम का है। तो कनेक्शन दिखाने के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। और जैसे ही रिजाइंड हिज पोजीशन एज ए मेंबर ऑफ द स्कूल बोर्ड, उसने रिज़ाइन दे दिया अपनी पोजीशन से स्कूल बोर्ड के मेंबर से। ठीक है, तो अब स्कूल बोर्ड और मेंबर के बीच में क्या कनेक्शन है? ऑफ से दिखा रहा है। वो मेंबर किस चीज़ का है? स्कूल बोर्ड का। तो वो कनेक्शन किससे दिखाया गया? ऑफ से दिखाया गया। ठीक है, तो कनेक्शन दिखाने के लिए हमेशा ऑफ का यूज़ होगा, और सेपरेशन दिखाने के लिए ओ डबल एफ का यूज़ होगा। जैसे सेपरेशन की एग्जांपल लेते हैं, स्विच ऑफ द लाइट, जैसे स्विच ऑफ कहते हैं ना कि लाइट स्विच ऑफ कर दो, तो उसमें ओ डबल एफ वाला यूज़ होता है, क्योंकि सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट का कनेक्शन वहाँ पर क्या किया जाता है? कट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो उस ऑफ के लिए हम डबल एफ का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ राइटिंग ऑफ द सब्जेक्ट, अब यहाँ पर भी सेपरेशन की बात हो रही है, क्योंकि ऑफ द सब्जेक्ट की बात कर रहा है वो। ऑफ द सब्जेक्ट का क्या मतलब है? वो सब्जेक्ट से हटकर लिख रहा है, मतलब जो उसका सब्जेक्ट था उसको छोड़कर। ठीक है, तो उसका मतलब सेपरेशन दिखा रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट से राइटिंग का सेपरेशन दिखा रहा है कि वो सब्जेक्ट को छोड़कर लिख रहा है। द एप्पल फेल ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ऑफ द ट्री मतलब ट्री से हट गया, कौन हट गया? एप्पल। तो एप्पल और ट्री में कौन सेपरेशन दिखा रहा है? ऑफ सेपरेशन दिखा रहा है। तो ओ एफ कनेक्शन के लिए और ओ डबल एफ सेपरेशन के लिए। उसके बाद नंबर 18
एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन का एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। एंग्री एट होता है समथिंग और एंग्री विद होता है पर्सन के साथ। एट या अबाउट समथिंग, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा हो तो उस पर एट या अबाउट का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ गुस्सा हो, ठीक है, तो विद का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे राम इज एंग्री विद श्याम, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, तो राम किसके साथ है? श्याम के साथ गुस्सा है, तो पर्सन के साथ ही तो गुस्सा है राम, ठीक है। तो पर्सन के साथ गुस्सा है तो विद का यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही है। आर यू स्टिल एंग्री विद मी, क्या तुम मेरे साथ अब भी गुस्सा हो? तो देखो मी क्या है, ये जो बोलने वाला ये कोई पर्सन ही तो है, क्योंकि जानवर तो बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब पर्सन है। तो पर्सन के साथ अगर कोई एंग्री है, यू कोई पर्सन है, ये इसे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये जो मी है इसके साथ एंग्री है तो विद का यूज़ करेंगे, क्योंकि मी क्या है? एक पर्सन है, तो पर्सन के साथ हमेशा विद का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये भी है कि अगर एनिमल का केस हो, ठीक है, एनिमल का केस, तो एनिमल के केस में भी क्या होगा? एट या अबाउट यूज़ होगा, एट मोस्टली एट यूज़ होगा, ठीक है, न कि विद, ये याद रखना। और अब जैसे इसमें एट या अबाउट का केस करें, एग्जाम्पल देखें तो सी गोट सो एंग्री अबाउट द डिसीजन ऑन देयर केस, उसको बहुत गुस्सा आया किस बारे में? जो डिसीजन दिया गया था उनके केस के ऊपर, इसके बारे में। तो एंग्री हुआ डिसीजन के बारे में, ठीक है। तो डिसीजन क्या है? कोई पर्सन थोड़ी है, पर्सन तो है ही नहीं, कोई थिंग है, समथिंग है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अबाउट यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि सही रहेगा। एट या अबाउट का यूज़ करेंगे अगर पर्सन का केस नहीं है तो। बॉस इज एंग्री एट हिज स्टूपिडिटी, तो जो बॉस है वो एंग्री है हिज स्टूपिडिटी, उसकी बेवकूफ़ी पर। देखो वो उसके ऊपर नहीं, उसकी बेवकूफ़ी के ऊपर है, ठीक है भाई। जैसे राम ने कोई बेवकूफ़ी की, जैसे राम, बॉस इज एंग्री एट राम, ये गलत हो जाता क्योंकि विद राम होता, ठीक है, या हिम कर देते यहाँ पे, तो बॉस इज एंग्री विद हिम होता, लेकिन विद हिज स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी की बात करें तो मतलब बेवकूफ़ी के ऊपर गुस्सा है, न कि उसके ऊपर गुस्सा है। तो बेवकूफ़ी क्या है? कोई चीज़ ही तो है, समथिंग है, न कि पर्सन है, तो इसका मतलब उसके लिए एट का यूज़ करेंगे। तो पर्सन के केस में विद का यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ के बारे में या किसी फैसले के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में अगर कोई गुस्सा है तो उसके लिए एट या अबाउट का यूज़ करेंगे। ये था हमारा प्रीपोजिशन नंबर 18। दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं वो प्रीपोजिशन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और जो ये वीडियो है ये अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि हम इसमें और क्या इम्प्रूव। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टडी विद संतोष, टुगेदर वी कैन, साथ मिलकर हम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम प्रीपोजिशन के आपको 3 वीडियो करवा चुके हैं। तो आइए दोस्तों अब अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जो प्रीपोजिशन है, वो जो कुछ वर्ड होते हैं उनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, और ये ऐसे वर्ड सेलेक्ट किए मैंने जो बार बार वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं, जो कि सभी वर्ड्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी एग्जामिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इससे पहले हम 18 ऐसे वर्ड कर चुके हैं जिनके साथ एक फ़िक्स प्रीपोजिशन आती है। अब नंबर 19 एग्जाम्पल करते हैं। 19 के ऊपर है अवेट। अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, किसी के लिए इंतज़ार करना। तो जो अवेट होता है उसका मतलब भी वेट फॉर होता है, तो उसमें फॉर एक ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि अवेट के बाद कभी भी फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। अवेट के बाद फॉर गलत होगा, वेट के साथ फॉर आ सकता है, अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, वेट फॉर योर टर्न, जैसे बोलते हैं ना वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करो। तो वेट के बाद फॉर का यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कि सही है, ठीक है।
उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर एगरली अवेटिंग हर अराइवल। हम उत्सुकता से, एगरली मतलब उत्सुकता से, अवेटिंग वेट कर रहे हैं, हर अराइवल उसके आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवेटिंग का यूज़ किया गया है, तो उसके साथ फॉर का यूज़ नहीं किया गया है, जो कि सही है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, तो अवेट के साथ कभी भी फॉर नहीं आएगा। इसके बाद नंबर 20 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। अब इसमें ये डिफरेंस का केस आ गया है, टोटल और कंप्लीट में क्या डिफरेंस होता है और एग्जामिनेशन में आपको ये कैसे दिया जाएगा। देखो, सबसे पहली बात मैं समझाता हूँ कि टोटल का यूज़ कहाँ करना है और कंप्लीट का यूज़ कहाँ करना है। ये एग्जामिनेशन में जब आपके लिए दिए जाएंगे तो एक दूसरे को इंटरचेंज करके दिया जाएगा। टोटल की जगह पर कंप्लीट दिया जाएगा और कंप्लीट की जगह पर टोटल दिया जाएगा, ऐसे आपको दिया जाएगा। चलिए टोटल कहाँ यूज़ किया जाएगा? टोटल को वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर मैथमेटिकल सम की बात की गई हो, नंबर्स की बात की गई हो। देखो, इन दोनों का मतलब ही पूरा होता है, लेकिन जहाँ पर मैथमेटिकल सम या नंबर्स की बात की जाए वहाँ पर टोटल का यूज़ करेंगे, और बाकी जगह अगर किसी चीज़ को पूरा करने की बात की जा रही है तो वहाँ पर कंप्लीट का यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, टोटल इज यूज्ड फॉर सम एंड कंप्लीट इज यूज्ड फॉर इंटायर ऑब्लिक फिनिश। किसी भी काम का पूरा या समाप्त करने के लिए हम कंप्लीट का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मैथमेटिकल सम की बात की जा रही है तो टोटल का यूज़ करेंगे। जैसे मैथमेटिकल के एग्जांपल देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपने ये बोला है कभी कि कंप्लीट नंबर ऑफ क्वेश्चंस? कभी नहीं बोला होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर में होता है ना, जैसे 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं ना। तो मैथमेटिकल जहाँ भी रिप्रेजेंटेशन दिखानी होगी टोटल यूज़ करेंगे हम। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज $5 लाख। देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है जो कि $5 लाख है। तो $5 लाख क्या है? एक मैथमेटिकल सम ही तो है, तो उसके साथ हमेशा क्या टोटल यूज किया जाएगा, क्योंकि कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल एक इन्वेस्टमेंट की बात की गई है जो कि 5 लाख है। इसके बाद कंप्लीट के एग्जांपल लेते हैं। कंप्लीट के एग्जांपल जैसे मिशन कंप्लीट। अगर आप थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेलते हो तो उसमें मिशन के साथ क्या आता है? मिशन कंप्लीट आता है। मिशन टोटल ऐसा आता है कभी? टोटल मिशन या मिशन टोटल ऐसे कभी नहीं आता। क्यों? मिशन को आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, और वो कोई मैथमेटिकल टर्म उसमें है नहीं, इसलिए मिशन के साथ हमेशा कंप्लीट आएगा। जैसे ही इज ए कंप्लीट फूल, वह पूरा बेवकूफ़ है। तो अब फूल है, कोई मैथमेटिकल टर्म तो है नहीं, तो उसके साथ अगर उसको पूरा मूर्ख दिखाना है तो उसके साथ कंप्लीट का यूज़ किया जाएगा, न कि टोटल। अब यहाँ पर वो एग्जाम में क्या लगा के देगा? ही इज़ ए टोटल फूल। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है, टोटल वहाँ आएगा जहाँ पर मैथमेटिकल सम की बात की गई हो, और कंप्लीट वहाँ आएगा इसके अलावा जहाँ भी कंप्लीट की बात की गई हो, पूरा करने की किसी चीज़ को उसकी बात की गई हो। उसके बाद आता है कंपेयर वर्ड। ठीक है, कंपेयर वर्ड अगर हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, यहाँ पर यूज़ किया गया 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। मान लिया हम किसी भी 2 चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं और वो चीज़ें एक जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी। ठीक है, एक जैसी कैसे? जैसे 2 कार हैं, 2 आदमी हैं, 2 औरत हैं, या जैसे 2 कोई भी देख लो आप, फ्रूट्स हैं, लेकिन वो सेम फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो उनको कंपेयर करने के लिए विद का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, जैसे एक कार है और एक रिक्शा है, जैसे एक मैन है एक वुमेन है, इनको कंपेयर करेंगे तो वो क्या हैं? डिफरेंट हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट पर्सन्स हैं, तो उनके साथ टू का यूज़ किया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर 2 चीज़ों का कंपेयर किया जा रहा हो और वो चीज़ें एक हैं या एक जैसी हैं तो टू विद का यूज़ करेंगे, अगर वो डिफरेंट टाइप्स की हैं तो टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे यू कैन कंपेयर ए बुक विद अदर बुक्स। देखो, कंपेयर ए बुक, एक बुक को कंपेयर कर रहा है किसके साथ? अदर बुक्स के साथ। देखो, मैंने बताया था एक बुक को दूसरी बुक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? सेम थिंग्स हैं।
और सेम थिंग्स अगर रहेंगी कभी भी तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए? विद का यूज़ करेंगे। तो यू कैन कंपेयर ए बुक विद अनदर बुक, बिल्कुल सही है, विद यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बुक का एक पेंसिल के साथ कंपेरिजन करेंगे तो क्या आएगा? यू कैन कंपेयर बुक टू ए पेंसिल, ऐसे आएगा। क्योंकि वो डिफरेंट थिंग्स होगी, डिफरेंट थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू कैन नॉट कंपेयर ए बुक टू ए मोबाइल। अब देखो यहाँ पर एक बुक को एक मोबाइल के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो विद नहीं लगा सकते क्योंकि डिफरेंट थिंग्स हैं, बुक अलग चीज़ है, मोबाइल अलग चीज़ है, तो डिफरेंट थिंग्स के लिए हमेशा टू का यूज़ किया जाएगा। तो बात यही है कि अगर सेम थिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो विद का यूज़ करेंगे, और डिफरेंट थिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं तो टू का यूज़ करेंगे। जैसे यू कैन कंपेयर एन एप्पल विद अनदर एप्पल, ठीक है, आप एक सेब को दूसरे सेब से कंपेयर कर सकते हैं, तो विद का यूज़ किया गया है क्योंकि एक सेब दूसरे सेब जैसा ही तो है, सेम थिंग्स। इसके अलावा यू कंपेयर एन एप्पल टू ए मैंगो। अब एक एप्पल को मैंगो से कंपेयर करेंगे, आम से कंपेयर करेंगे, तो वो क्या है? डिफरेंट है। आम अलग चीज़ है, सेब अलग चीज़ है, तो कैसे उसको कंपेयर करेंगे? टू से कंपेयर करेंगे। तो सेम थिंग्स के लिए विद और डिफरेंट थिंग्स के कंपेयर करने के लिए टू का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 22 जो वर्ड हैं हमारे वो हैं अक्रॉस और थ्रू। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के अंदर आपको अक्रॉस की जगह पर थ्रू लगा के दिया जाएगा और थ्रू की जगह पर अक्रॉस लगा के दिया जाएगा, लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अक्रॉस कहाँ यूज़ किया जाएगा और थ्रू का यूज़ कहाँ किया जाएगा। तो मैं बता देता हूँ, अक्रॉस का यूज़ वहाँ किया जाएगा जहाँ मूवमेंट इन 2 डायमेंशन की बात की जा रही हो। अगर 2 डायमेंशन में कोई मूवमेंट है तो अक्रॉस का यूज़ किया जाएगा, और अगर 3 डायमेंशन में कोई मूवमेंट है तो थ्रू का यूज़ किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जिन बच्चों ने फिजिक्स ले रखी है उनको तो अच्छे से पता होगा कि 2 डायमेंशन क्या होते हैं और 3 डायमेंशन क्या होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। 2 डायमेंशन आप मान सकते हैं सिर्फ ऐसे एक लाइन होती है, ये 2 डायमेंशन है, लेकिन अगर आपको इसी चीज़ को 3 डायमेंशन में करोगे तो वो 3 चीज़ों से घिरा हुआ हो जाएगा, जिसमें एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी और एक जेड एक्सिस होगी। जैसे मैं 2 डायमेंशन के एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कोई लाइन है उसको आप 2 डायमेंशन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई सतह है, सतह को आप 2 डायमेंशन कह सकते हैं। और 3 डायमेंशन के केस जैसे टेबल है, ठीक है, सबसे इजी एग्जांपल है टेबल। देखो टेबल में क्या होता है, 3 साइड होती है ना, ये नीचे पाँव होते हैं उसका फिर ऊपर वाला हिस्सा, तो ये 3 साइड से हो गया, तो मतलब 3 डायमेंशन है ये। इसके अलावा जैसे ट्री है, ट्री भी 3 डायमेंशन होता है, क्योंकि देखो एक तो ट्री का होता है ज़मीन पर होता है, एक तो ये साइड होगी, एक ट्री का तना हो गया, ठीक है, दूसरी साइड सेकंड साइड, और तीसरी साइड क्या हो जाएगा कि इसका जो इसके पेड़ पत्ते जो पत्ते हैं और डालियाँ हैं वो मिलाकर इसकी तीसरी साइड बना देंगे। तो इस प्रकार से ये एक 3 डायमेंशन स्पेस क्रिएट कर देगा। तो अगर 2 डायमेंशन स्पेस की बात की जा रही हो तो अक्रॉस यूज़ करेंगे, 3 डायमेंशन की बात की जा रही है तो थ्रू यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे अब जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से, अगर आपको समझ में नहीं आया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अक्रॉस डेजर्ट। देखो अगर डेजर्ट में चलेंगे तो अक्रॉस यूज़ करेंगे, क्यों? ये कह रहा है कि डेजर्ट में चलना काफ़ी मुश्किल है। देखो डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में कोई पेड़ तो होता नहीं है, तो ऐसे होता है डेजर्ट, ठीक है, समवट। अब इसके अंदर से चलेंगे तो आपके ऊपर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो आप सिंपली एक 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन स्पेस के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हो डेजर्ट में, तो उसके लिए हम अक्रॉस यूज़ करेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन तो है नहीं। जहाँ 3 डायमेंशन होगा वहाँ पर थ्रू यूज़ किया जाएगा, और जहाँ पर 2 डायमेंशन होगा वहाँ पर अक्रॉस यूज़ किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अक्रॉस डेजर्ट। लेकिन अगर इसी डेजर्ट को हम फॉरेस्ट बना दें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक थ्रू फॉरेस्ट। देखो इसमें थ्रू यूज़ किया गया है, क्यों किया गया है थ्रू यूज़? फॉरेस्ट कैसे होता है, मान लिया आप यहाँ से फॉरेस्ट में से जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, फिर यहाँ पर पेड़ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो आप पेड़ों के नीचे से जाओगे
तो आप एक ज़मीन से, दूसरा पेड़ों से और ऊपर फिर उनकी पत्तियों से, 3 डायमेंशन स्पेस से आप गिर गए कम से कम। तो इसलिए फॉरेस्ट के लिए थ्रू यूज किया गया है। तो आप जहाँ से भी, एक्रॉस और थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के पार जाना। अगर 2 डायमेंशन स्पेस के पार जा रहे हैं तो अक्रॉस का यूज़ करेंगे, और 3 डायमेंशन के थ्रू जा रहे हैं तो थ्रू का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल दे दिया मैंने यहाँ पर। अब नेक्स्ट आता है नंबर 23, अबोव वर्सेस अवर। देखो अबोव का यूज़ कहाँ किया जाएगा और अवर का यूज़ कहाँ किया जाएगा। देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे ऊपर है, पहली बात तो ये है कि अबोव और अवर दोनों का मतलब ही ऊपर होता है, किसी चीज़ के ऊपर। जैसे ये पेड़ है, इसके ऊपर कुछ है, तो ये क्या है, या तो अबोव है या अवर है। वो कब होगा, अगर जो ऊपर कोई चीज़ है वो रेस्ट में है तो हम अबोव का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो ऊपर जो चीज़ है वो मोशन में है तो ओवर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे द बर्ड्स वर सिटिंग अबोव ऑन द ट्री। अब जैसे ये कह रहा है कि एक ट्री है, उसके ऊपर क्या है, ये बर्ड्स बैठे हैं, यहाँ से कह रहा है कोई। तो अभी बर्ड्स हैं वो क्या हैं, रेस्ट में ही तो बैठे हैं, रेस्ट में बैठे हैं तो उसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाएगा, अबोव यूज़ किया जाएगा। मैंने आपको बताया है अगर रेस्ट में हो तो उस केस में अबोव यूज़ करेंगे, मोशन में हो तो उस केस में ओवर यूज़ करेंगे। तो वो कह रहा है कि जो बर्ड्स थे वो ट्री के ऊपर बैठे थे तो इसलिए उनके लिए अबोव यूज़ किया है, न कि अवर, जो कि सही है। अगर वहीं बर्ड्स आपके ऊपर से फ्लाई कर रहे हों, द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर ट्री। अब एक पेड़ के ऊपर से जो बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो मोशन में हैं, तो उनके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, ओवर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये पेड़ है और इसके ऊपर से जो बर्ड्स हैं वो लगातार उड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई इनको बताएगा क्या हो रहा है तो द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्री, ओवर यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में है। इसके बाद नंबर 24 लेते हैं, बिलो और अंडर। ठीक है, बिलो वर्सेस अंडर, बिलो कहाँ यूज़ करेंगे और अंडर कहाँ यूज़ करेंगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि एग्जामिनेशन में जहाँ भी ये वर्ड आएंगे ये एक दूसरे को एक्सचेंज करके आएंगे, चाहे वो बिलो या अंडर हो और अबो या ओवर हो। ठीक है, या थ्रू। ठीक है, ये टाइप के जो वर्ड हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करके दिए जाएंगे। जैसे बिलो कब यूज़ किया जाएगा, 2 डायमेंशन स्पेस के केस में, और अंडर कब यूज़ किया जाएगा, 3 डायमेंशन के स्पेस के केस में। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मैंने आपको अभी समझाया है। अगर किसी लाइन की बात की जा रही है तो वो 2 डायमेंशन है, और एक से ज़्यादा एक्सिस की बात की जा रही है तो वो क्या है, 3 डायमेंशन है। ठीक है, अब जैसे बिलो 2 डायमेंशन में और अंडर 3 डायमेंशन में यूज़ किया जाएगा। जैसे मिलियंस ऑफ पीपल्स आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो बिलो का केस है, अब पॉवर्टी लाइन है वो क्या है, एक लाइन ही तो है। लाइन कैसे है, जैसे गरीबी की एक परिभाषा दी जाए कि जो व्यक्ति 100 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो 100 रुपये से जो भी कम कमा रहा है, चाहे 99, 98 या इससे नीचे कितने भी, तो वो क्या है, एक पॉवर्टी लाइन में आ जाता है। तो ये जो लाइन है ये क्या है, एक 2D लाइन ही तो है कि 100 रुपये से नीचे सीधा सीधा। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा बिलो यूज़ करेंगे अगर कोई लाइन बना रहा है, कोई भी चीज़ सिंपल एक लाइन क्रिएट की जा रही है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द टेम्परेचर इज़ बिलो एवरेज टुडे। आज जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर से नीचे है। मान लिया एवरेज टेम्परेचर है वो यहाँ पर है 24 डिग्री सेल्सियस, ये है एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, और आज जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बता रहा है कि जो आज जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर से नीचे है। अब एवरेज टेम्परेचर कितना है, एक लाइन ही तो है उसकी। अगर मान लिया टेम्परेचर की मान लिया कोई लिस्ट बना ले हम, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, तो जो 24 डिग्री होगा उसकी एक क्या मिलेगी आपको, लाइन मिलेगी। तो हमेशा 2 डायमेंशन के लिए या किसी लाइन की बात की जा रही हो, किसी लेयर की बात की जा रही हो, तो उसके लिए हमेशा बिलो यूज़ करेंगे, और अंडर करेंगे 3 डायमेंशन के लिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अंडर के केस ले लेते हैं। जैसे
द कैट इज़ अंडर द टेबल, जो कैट है, बिल्ली है, वो टेबल के नीचे है। ठीक है, अब देखो टेबल वन डायमेंशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसके लेग्स होते हैं और उसका एक रूफ होता है। तो ये क्या मिलके बनाते हैं? 3 डायमेंशन स्पेस बनाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैट ले लीजिए, यहाँ पर वो कैट बैठी है, तो वो कह रहा है कि जो कैट है वो अंडर द टेबल है, तो वो किस स्पेस से गिरी हुई है? 3 डायमेंशन स्पेस से गिरी हुई है, तो उसके लिए हमेशा अंडर यूज़ करेंगे क्योंकि वो 3 डायमेंशन स्पेस है। दूसरा एग्जांपल इसी में है, वी आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, हम जो है एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। अब देखो छत की बात की गई है, हम रह रहे हैं, तो छत क्या है? छत ये तो है नहीं कि छत हवा में लगा दोगे आप, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको पिलर या जो दीवार हैं वो लगानी पड़ेंगी, वो भी एक टेबल के जैसे एक 3 डायमेंशन स्पेस बन जाएगा, 2 या 3 साइड से दीवारें और ऊपर उसके ऊपर एक छत। अगर हम उसके नीचे रह रहे हैं तो वो क्या है? एक 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर ही तो रह रहे हैं, और 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर अगर कोई है तो उसके लिए हमेशा अंडर यूज़ किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। 2 डायमेंशन के लिए बिलो और 3 डायमेंशन के लिए अंडर यूज़ किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक और इसमें ऐड कर देता हूँ आपको, जैसे आपको ये थोड़ा याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा कि एक्रोस थ्रू कैसे याद रखा जाए। एक्रोस देखो, एक्रोस में ए का यूज़ किया गया है और थ्रू में टी का यूज़ किया गया है, तो ए पहले आता है और टी बाद में आता है, तो पहले आने के लिए हम 2 डायमेंशन कर लेते हैं, 2 भी तो पहले ही आता है और जो 3 है वो बाद में आता है। ठीक है, दूसरी बात इसी प्रकार से एक्रोस और थ्रू। ठीक है, एक्रोस 2 डायमेंशन के लिए यूज़ करें हमने और थ्रू 3 डायमेंशन के लिए। उसी प्रकार से देखो एक्रोस में ए और थ्रू में टी, तो ए पहले आएगा और टी बाद में आएगा, तो 2 के बाद ही 3 आता है, तो एक्रोस को 2 डायमेंशन के लिए और थ्रू को 3 डायमेंशन के लिए ऐसे याद रख सकते हैं डायरेक्टली अल्फ़ाबेट से। इसी प्रकार से अबो और ओवर, देखो अबो पहले आता है और ओवर बाद में आता है, तो पहले क्या होता है? कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है और उसके बाद क्या होती है? मोशन में आती है। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और भी आसानी रहेगी। अबो के लिए रेस्ट में यूज़ करेंगे और ओवर के लिए मोशन में करेंगे, क्योंकि ए पहले आता है तो पहले कोई भी चीज़ रेस्ट में होती है, ओवर ओ बाद में आता है तो कोई भी चीज़ बाद में मोशन में रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट था बिलो और अंडर, उसी में भी इस प्रकार है, बी पहले आएगा और यू बाद में आएगा, तो बिलो को 2D के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि ये अल्फ़ाबेट में बी पहले आ रहा है, और अंडर को 3D के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यू बाद में आता है अल्फ़ाबेट में। ठीक है, ये सिंपली आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो अगर आप एग्जामिनेशन में भी अगर उनको याद रखने में आपको मुश्किल हो तो। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। इसके साथ ही ये आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और प्रीपोजिशन का टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो प्रीपोजिशन एग्जामिनेशन में आए हैं या कुछ अदर इम्पोर्टेंट वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन आते हैं उनकी लिस्ट आपको मैं एक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके ये बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पोर्शन अच्छा लगा और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।